दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि जो मैं राव इंद्रजीत जी के ऊपर वीडियो बनाता हूं, उसके ऊपर कमेंट आते हैं मेरे पास और काफ़ी कई बार तो अमर्यादित कमेंट भी हो जाते हैं। जो अमर्यादित होते हैं उनको तो मैं डिलीट कर देता हूं, लेकिन कई बार वैसे भी काफ़ी आलोचना कर देते हैं जो उनके समर्थक हैं। तो मैं इस आलोचना को है ना कोई नेगेटिव वे में नहीं लेता, बल्कि उनको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि एक कमेंट किया था एक ने कि तुम्हारे जैसे तो राव नरबीर जी अपनी जेब में रखते हैं, तो उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो आज 2 कमेंट हो रहा है दोस्तों, वैसे तो कमेंट बहुत आए लेकिन मैं नेगेटिव कमेंट भी बहुत आए, लेकिन मैं 2 कमेंट की चर्चा करना चाहूँगा। एक तो ये चर्चा करना चाहूँगा, एक जो कमेंट था उसमें उन्होंने कहा था, मेरे जो शुभचिंतक हैं, कि पत्रकार महोदय मुझे लगता है कि आपकी जो पत्रकारिता है राव इंद्रजीत जी के कारण ही चली हुई है। तो इसका जवाब तो दोस्तों मैं ये देना चाहूँगा कि अगर ऐसा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हर पत्रकार का एक ही सपना होता है कि उसकी पत्रकारिता चले, यानी अगर वो प्रिंट मीडिया में तो लोग उसके लेख को पढ़ें, एडिटोरियल को पढ़ें, या फिर अगर वो सोशल मीडिया पे या फिर राष्ट्रीय मीडिया पे है, तो लोग उसको वीडियो को देखें, उनकी बातों को सुनें। और अगर राव इंद्रजीत जी के कारण लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो इसके लिए राव इंद्रजीत जी की बहुत ज़्यादा वो करूँगा, वो एक तरह से सराहना भी करूँगा और उनकी तो पूजा करूँगा मैं। उनकी तो आरती उतारने लायक काम है ये तो, कि मेरी पत्रकारिता राव इंद्रजीत जी के कारण चल रही है। तो ये तो दोस्तों मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़े नेता के कारण मेरी पत्रकारिता चलने लग रही है। मैं तो चाहूँगा परमात्मा उनकी 100 साल की लंबी उम्र करे, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता रहूँ और मेरी पत्रकारिता कामयाब रहे। तो दोस्तों उसका जवाब तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। दूसरी बात ये है कि एक कमेंट और आया था, तो उसमें ये कहा था, उन्होंने, मैं नाम नहीं लेता, आप देख लेना, कि तू तेरी पत्रकारिता, नहीं, ये कहा था कि वो पत्रकार भाई तू, तेरा यो खट्टर और तेरा यो सैनी जाओ भाड़ में, भाई राव इंद्रजीत जी तो न्यूए शेर की तरह रहेंगे। तो दोस्तों ये कहा था ये ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना तू बिगाड़ सकता, ना तेरा खट्टर बिगाड़ सकता, ना तेरा सैनी बिगाड़ सकता। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं 2 जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि खट्टर साहब मेरे कैसे हुए ये मेरी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं जाट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और जा सभी को पता है कि खट्टर साहब ने जो जाट वर्सेस 35 बिरादरी का नारा दिया था, वो खट्टर साहब के टाइम पे ही हुआ था। और उन्होंने भरसक प्रयास किया था कि जाटों को राजनीति से अलग-थलग कर दिया जाए, और उन्होंने वो कामयाब भी हुए इस चीज़ में। तो मैं खुद जब जाट कम्युनिटी से हूँ, तो मेरे खट्टर साहब कैसे हुए ये समझ में नहीं आया। दूसरा, रही बात सैनी साहब की, तो सैनी साहब खट्टर साहब के शिष्य हैं, तो वो भी तो उसी उसमें हो गए ना। तो वो कैसे जाट कम्युनिटी के लोगों को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करेंगे या उनको प्यार करेंगे? तो वो मेरे तो हुए नहीं, इतना तो पक्का है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि इसी में आगे भाई राव इंद्रजीत जी तो न्यू रहेंगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों इस चीज से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि राव इंद्रजीत जी बहुत बड़े नेता हैं, और मैं मानता हूँ कि आज दक्षिण हरियाणा नहीं, हरियाणा की सबसे बड़े नेता, लेकिन ये तो उनकी जो ताकत है वही उनकी कमजोरी बनने लग रही है। उनकी ताकत को ही खत्म किया जा रहा है। अदरवाइज राव इंद्रजीत जी जैसे बड़े नेता तो मुश्किल से मिलते हैं, और जो 50 साल जिन्होंने अपने संघर्ष किया हो, अपने पॉलिटिक्स, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया हो, लोगों के काम करवाए हो, और जो विधायक भी जिताने की, और 10-15 विधायक जिताने का जो दमखम रखते हैं, तो वो आदमी तो वास्तव में पावरफुल है ही है। उसमें रही बात खट्टर साहब उनका क्या बिगाड़ सकते हैं या नहीं बिगाड़ सकते, देखो मैं ये मानता हूँ कि खट्टर साहब उनको कुछ समय के लिए प्रताड़ित तो कर सकते हैं, लेकिन उनको पराजित नहीं कर सकते। और रही बात खट्टर साहब की दूसरी, कि खट्टर साहब राव इंद्रजीत जी के मुकाबले में कुछ भी नेता नहीं है। उन्होंने तो कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था, और ये तो मोदी जी थे जिनके कारण उन्होंने चुनाव लड़ा, और मोदी जी की हवा थी कि वो एमएलए बने, विधायक बने, और उसके बाद मोदी जी ने उनको अपना विश्वसनीय होने के कारण मुख्यमंत्री बना दिया। और आज जब वो उनके खिलाफ ज्यादा ही प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी हुई, तो उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। अब ये सीएम से केंद्रीय मंत्री बनाना, दोस्तों इसके बारे में भी एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि खट्टर साहब, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं हमारे,
उनकी राजनीति तब तक है जब तक मोदी जी हैं, और अगर मोदी जी अगले टर्म में रिटायर हो गए तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वो चुनाव लड़के देख ले, उनको अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। तो और जबकि राव इंद्रजीत जी हैं, वो खुद में दमदार आदमी है, खुद उनका एक लोगों का एक ओरा है लोगों के अंदर, और लोग उनके समर्थक हैं, उनके एक तरह से दक्षिणी हरियाणा के वो जननायक नेता हैं। तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, तब तक उनको कमजोर करने का प्रयास तो करते ही रहेंगे। तो ये था उनकी बात का दूसरा जवाब। अच्छा, दूसरा दोस्तों ये है कि ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता है ना, इसमें कमेंट तो एक नॉर्मल सी चीज है, वैसे भी बहुत नुकसान होते हैं इसके। क्यों? क्योंकि जिनके पक्ष में कोई बात लगती है तो वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो ये लगता है कि उनके विपक्ष में कोई बात गई तो वो बहुत नाराज होते हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत मजेदार है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। बात ये थी दोस्तों, ये इलेक्शन थे अब विधानसभा के 2024 में, इसकी बात थी। इसमें चुनाव लड़ रहे थे, तो एक नेताजी थे, बादशाहपुर हल्के से चुनाव लड़ रहे थे। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत जेंटल आदमी, और पहले से मेरी उनकी जानकारी थी, तो मेरे एक तरह से मित्रवत थे वो। तो उन्होंने मेरे चैनल को दे दिया पैकेज, क्योंकि देखो कोई भी चैनल है, चाहे वो नेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, या प्रिंट मीडिया है, वो बगैर एडवर्टाइजमेंट के नहीं चल सकते। तो उन्होंने मेरे चैनल को भी पैकेज दे दिया। तो मैं क्या करता खुद ही, क्योंकि उस टाइम मैं गुड़गांव में था, तो उनके खुद कवर करने लगे उनके प्रोग्राम को। लेकिन मैं क्या करता कि अगर उनका कोई बड़ा प्रोग्राम होता तो उसको तो लाइव कर देता, फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर, मतलब उसको लाइव प्रोग्राम दिखा देता मैं, और जो और मीटिंग हुआ करती उनको एज इट इज रिकॉर्ड करके ना एज इट इज अपलोड कर दिया करता मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा करता। जबकि दूसरे जो पत्रकार हुआ करते यूट्यूब वाले या और दूसरे चैनल के या और प्रिंट मीडिया के थे, वो अपनी तरफ से वीडियो बनाते और खूब वो करते कि अब की बार ये नेताजी ने इतने वोट बढ़ गए इनके, आज उस क्षेत्र के लोगों ने इनको समर्थन दे दिया, और आने वाले टाइम में तो ये बादशाहपुर के विधायक हो ही गए। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मेरे चैनल के ऊपर जो उनके व्यूज थे, वो जितने और उनके चैनल वाले पत्रकार थे उनके इकट्ठे भी इतने नहीं थे, उनसे ज्यादा तो मेरे व्यूज आया करते, क्योंकि उस टाइम दूसरा चैनल था भारत लिंक के नाम से, 50-55 हजार उसके सब्सक्राइबर थे। तो वो चैनल मेरा ब्लॉक कर दिया गया, नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों उसका जो ना, वो बार बार मेरे से पूछने लगे कि आप क्यों नहीं वो करते, इनके बारे में खुद अपनी ओपिनियन क्यों नहीं वो करते अपने चैनल के ऊपर। तो मैंने मना कर दिया, देखो मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। तो वो ये कहने लगे, अच्छा ये बताओ क्या रहेगा इनका, ये चुनाव कितने वोटों से जीतेंगे। तो मैं कुछ नहीं कहता, मुझे 8 तारीख को वो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, देख लेना, इसमें मेरा क्या पूछने का। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बताओ। तो दोस्तों मैंने नहीं बताया कभी भी। तो वो अपने वर्करों को भेजने लग गए, या पता नहीं वर्कर खुद आने लगे, वो बार बार मेरे ऊपर दबाव डालने लगे कि बताओ आपकी क्या ओपिनियन है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि क्या ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि मैंने सर्वे कर लिया था, और मुझे उनके रिजल्ट का पता था कि टोटल उनको कितनी वोट मिलेंगे और कौन से स्थान पर रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक मेरे गांव के नजदीक का कोई व्यक्ति था, गुड़िया नाम था शायद उनका। तो वो बादली के आसपास के गांव के थे, और मेरा जो गांव, मेरा भी बादलगढ़ बादली के बीच में ही कहीं पड़ता है। आपने कभी सुना हो तो, एक छोटा सा और बेहद शरीफ आदमी का गाँव है, मांडोठी बोलते हैं उसको। तो मांडोठी गाँव से मैं हूँ। तो वो मेरे गाँव के नजदीक के थे, तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि मेरे को तो बता दो भाई साहब क्या रहेगा। तो मैंने उनको कहा कि जी ये चुनाव हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसी विश्वास में कह दिया। तो बोले ये इतनी भीड़ है, इतने कोई बात नहीं, होगी भीड़। भीड़ का तात्पर्य ये थोड़ी है कि वो सारे वोट मिलते हो। बोले आपको क्या लगता है कितने वोट मिल जाएंगे। तो मैंने कह दिया कि मेरे हिसाब से तो इन ये चौथे नंबर पर रहेंगे और इनको वोट मिलेंगे 15,000 के आसपास। तो वो बोले 15,000 कैसे मिलेंगे। माँ जी 15,000 ऐसे मिलेंगे कि 10,000 तो इनके अपने खुद के वोट हैं, और बाकी के जो आम आदमी पार्टी के हैं पूरे बादशाहपुर हल्के में, हालांकि सबसे बड़ा बादशाहपुर हल्का 6-6.5 लाख वोट है। तो उस 6-6.5 लाख वोटों में से इनको 5,000 वोट मिल जाएंगे आम आदमी पार्टी को, और 10,000 इनके हैं, तो 15,000 वोट इनको मिल जाएंगे। तो इस चीज से वे गुस्से में हो गए थोड़े से। मेरे को तो नहीं कहा, लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने वो कर दी, तो जो इलेक्शन लड़ रहे थे नेताजी, वो भी मेरे से नाराज हो गए। लेकिन वो आदमी इतने जेंटल थे, उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। तो फिर उस उनके इलेक्शन में दोस्तों आम आदमी पार्टी की पंजाब से एक बहुत बड़ी टीम आई हुई थी। एक तो कैबिनेट मंत्री थे, जेल मंत्री थे लालजीत सिंह भुल्लर जी,
और उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। तो 10 कम से कम 10-15 ब्लैक हैट कमांडो थे। डीएसपी रैंक का एक उनका इंचार्ज था और एक जो इंस्पेक्टर सतर के ऑफिसर थे, वो हमेशा उनको इंस्ट्रक्शन देते रहा करते, कैसे वो करो और वैसे करो। और कुछ उन्होंने अपने बाउंसर रख रखे थे, तो हम लोग एक ही जगह रहा करते। तो उनके साथ जो बाउंसर थे उनके साथ भी मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी, और वो जो ब्लैक कैट कमांडो और जो उनकी टीम थी उनके साथ भी अच्छी मित्रता हो गई थी मेरी। लेकिन उनके साथ जो भुल्लर साहब थे, उनके साथ थे वहाँ के जितने जिले थे उनके जिला परिषद के चेयरमैन, या फिर और जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन, या फिर जिला परिषद के वो थे जो मेंबर हुआ करते जिला परिषद के, वो सारे मेंबर आए हुए थे। और जो प्रमुख प्रमुख सरपंच हुआ करते वो आया करते, यानी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी पंजाब से बहुत आदमी उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे, और हमेशा जहाँ भी देखो वो वही आदमी दिखाई दिया करते। तो जब ये रिपोर्ट पहुंची तो उनमें से एक और थे, शायद वो कमांडो में से ही थे, सिविल ड्रेस में थे या फिर पता नहीं कौन से वो थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपको क्या लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की कितनी सीट आ जाएंगे हरियाणा के अंदर? तो मैंने कहा जी एक भी नहीं आएंगे। बोला अच्छा आप कैसे कह रहे हैं? माँ जी बस ये मेरा अपना आकलन हो सकता है गलत हो। बोला जी हमारे हिसाब से तो 10-15 सीट आएंगे। माँ जी बहुत अच्छी बात है, 10-15 सीट आएंगे। बोले अच्छा ये बताओ, अगर अब की बार हमारी 10-15 सीट आती है हरियाणा के अंदर, तो अगली बार हम पूरी तरह से सत्ता में आ जाएंगे? तो मेरे मुंह से ये निकल गई जी आप पूरी तरह से सत्ता की कह रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 50 साल में भी आप लोग हरियाणा में सत्ता में नहीं आएंगे। तो वो बड़े उसमें हैरान रहे। तो बोले जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? माँ जी मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि हरियाणा के लोग हैं वो सरल हैं, शांत हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं, भोले इंसान हैं। लेकिन हरियाणा के लोग मूर्ख नहीं हैं, और वो जानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इतनी जल्दी रंग बदलते हैं, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप, ये पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं कोई गुप्त रिपोर्ट या उसकी नहीं कर रहा हूँ। आप वो देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए। एक दिन तो वो जाके ना मुसलमानों के उसमें जाके ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को अगर मेरा राज आ गया तो दुनिया का सबसे ताकतवर बनाऊंगा, और ये देश की जितनी प्रॉपर्टी वो वक्फ बोर्ड, मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाए वो। अगले दिन जाके ना वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं जाके ना दिल्ली में या गुड़गांव रोड के ऊपर। और फिर जाके जब ये इलेक्शन होते हैं आम आदमी पार्टी के, तो उसमें उनके ऊपर जो पंजाब के नव अमेरिका के निजरिया कौन थे, वो आतंकवादियों के वो थे, उन्होंने खुद आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल जी को मैंने पैसे दिए हैं, मैंने सपोर्ट किया। मैं इन खबरों को देखते हुए क्या हरियाणा के लोग देखेंगे नहीं क्या ये किस तरह के आदमी है किस तरह के नहीं? आपको क्या लगता है किस तरह के आदमी को हरियाणा में वोट मिल जाएंगे, हरियाणा में उनकी सीट आ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी खतरा है उनको। तो दोस्तों वो बड़ा बुरा लगा उनको, क्यों? क्योंकि उनका फ्यूचर था, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो वो सारे के सारे पता नहीं क्यों सिर जोड़ के न, और वो आपस में बात करें ऐसे नजदीक नजदीक में लाकर न, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं ना ऐसे, और नीचे नीचे मेरी तरफ देखे। मैं समझ गया कि ये लोग मेरे से नाराज हो गए। चलो दोस्तों हो गए तो हो गए, अब क्या करूं? अब जाट कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ, बोलना तो मुझे भी नहीं आता। अब वो सर छोटू राम जी ने कहा था ना, जाट बावड़े एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन ने पहचान ले, तो मैं ही उसका पालन नहीं करता। मैं ही पता नहीं क्या चक्कर है, जो बात होती है वो कह देता हूँ। खैर दोस्तों, तो उसके बाद एक बार संजय सिंह जी आए उनके प्रोग्राम और बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और संजय सिंह को, मुझे ऐसा लगा कि संजय सिंह को भी रिपोर्ट कर दी उन्होंने कि ये आदमी ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो एक बार सरसरी नजरों से संजय सिंह ने मेरे को देखा, और प्रोग्राम उन्होंने, बहुत वक्ता बहुत अच्छे हैं संजय सिंह जी। तो उन्होंने वो किया, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के जवाब दिए उन्होंने, लेकिन मैं जो भी सवाल पूछूं मेरे को अवॉइड कर दे, मेरा एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब पता नहीं क्यों जब वो उठ के चलने लगे, तो ये मैंने भी सोचा यार सबके जवाब दिए, मेरा जवाब नहीं दिया, मैं उनके सामने खड़े होगा। और ये नेता को पसंद नहीं कि कोई उनका रास्ता रोक ले, उनके सामने खड़े हो जाए। और वो ऐसा हुआ, थोड़ा भीड़ में मैंने कहा संजय जी रुकिए रुकिए रुकिए, और वो थोड़ा सा उनको टच हो गया मेरा हाथ। अब नेता को कोई पत्रकार या कोई वर्कर टच कर दे, तो ये तो उसकी ताकत का वो होगा कि फिर वो नेता किस चीज का। तो उन्होंने एकदम गुस्से में, वो जो ब्लैक कैट कमांडो थे वो भी वहीं थे, उनकी तरफ देखा। वो समझ तो गए, लेकिन उनके साथ मेरी मित्रता थी, वो थोड़ा इधर उधर देखने लग गए। फिर उन्होंने देखा कि ब्लैक कैट कमांडो क्यों नहीं इसको हटा रहे। फिर वो जो
बाउंसर थे उनकी तरफ देखा, अब वो भी मेरे मित्र हो रहे थे, उन्होंने भी इधर-उधर देखना शुरू कर दिया, तो वो समझ गए कि ये इसको वो नहीं हटाएँगे, वो चुपचाप निकल गए। मेरे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि कभी भी नेताजी का इस तरह रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हालाँकि पहले से ही जानता हूँ मैं, लेकिन वो थोड़ा मुझे ये लग रहा था कि संजय सिंह जी हैं, शायद संघर्ष करने लग रहे हैं, आने वाले टाइम में इनको भी रिपोर्ट मिल गई होगी कि शायद दिल्ली में उनकी सरकार नहीं आने जा रही, तो इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट नेचर करके ना मेरी बातों का जवाब दे दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर दोस्तों, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी आए। बहुत भीड़ थी उसमें, अरविंद केजरीवाल जी के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन एक मीडिया गैलरी स्पेशल होती है, हर एक नेता की होती है, हर एक पार्टी के जो सीएम या और को होता है, उनकी एक मीडिया गैलरी होती है, जब भी जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें कई पत्रकार थे, अच्छे-अच्छे पत्रकार थे, तो मैं मुख्य रूप से उसको कवर कर रहा था उन नेताजी को। तो वो मैं उसके अंदर जाने लगा, तो वो किसी को नहीं रोका, लेकिन मेरे को रोक दिया। मेरे को उन्होंने घुसने ही नहीं दिया, कुछ भी कर लिया। मैंने उन नेताजी के लड़के को उनके ल नेताजी के लड़के ने भी मेरे को उस गैलरी में ले जाने की कोशिश की, तो सख्त उनको ये मिल गया कि ये पत्रकार अंदर नहीं जाएगा, बाकी चाहे कोई भी चले जाओ। खैर दोस्तों, ये भी नुकसान हुआ। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद फिर वो एक और प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस प्रोग्राम में उन नेताजी को केलों से तोला गया था और काफ़ी आदमी आए हुए थे और भीड़ भी थी और स्टेज के ऊपर चढ़ के 2-3 लड़के नारे लगाने लग रहे कि हमारा विधायक कैसा हो और फिर उनका उम्मीदवार महोदय का नाम लेके दूसरा एक ऐसा हो, मतलब ऐसा समा बांध रखा था कि ये तो बस विधायक बन गए। और उसी उसमें फंक्शन में उन उम्मीदवार महोदय ने थोड़ा जब भीड़ देखी वो हो गया तो उनके भी थोड़े कॉलर खड़े हो गए। उन्होंने अपने ही भाषण के बीच में ये कह दिया कि क्यों पत्रकार महोदय जी, ये सीट मैं निकाल रहा हूँ, भीड़ देख ली? तो मेरे भी कान खड़े हुए क्योंकि उम्मीदवार तो ऐसा बोलता नहीं और मेरी तरफ उन्होंने कहा क्यों पत्रकार महोदय जी, सीट निकाल रहा हूँ ना? चलो जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन मेरे पास फिर उनका जो वो था गुड़िया साहब थे वो आए, बोले क्यों जी, क्या लगा? भीड़ देखी आपने? मैं कौन-सी भीड़? बोले जी वो कितनी भीड़ थी? मैं आपको पता है वो कहाँ वो थे? वो फंक्शन कहाँ था? वो फंक्शन था जो लेबर टाइप के आदमी थे वहाँ और वो आदमी उनको पहले से पता था कि नेताजी को केड़ों में तोला जाएगा तो वो केड़े लेने के लिए आए हुए थे। और आप क्या समझ रहे हैं वो मैंने उन आदमी का नाम लेगा मैं क्या समझ रहे हैं गुड़िया साहब? ₹4000 में 80 किलो केले आते हैं क्योंकि नेताजी का वज़न था 80 किलो। मैं सिर्फ ₹4000 में आते हैं और ये मैं नहीं जानता कि पार्टी का जो उम्मीदवार होता है वही पैसे देकर इस तरह के अरेंजमेंट करवाता। बोला अच्छा और जो स्टेज के ऊपर जो इतनी तेज़ी के साथ नारे लगा रहे थे कि हमारा विधायक है, उन जोश नहीं देखा उन युवाओं का? मैं भाई साहब 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, नेताओं के उनको देख रहा हूँ, ऐसे-ऐसे नारे लगाने वाले ₹1000 एक दारू की बोतल में कितने ले लो आप। और अगर आपने वो दारू की बोतल दे दी उसको अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में तो फिर वो सीधे यही कहेंगे हमारा विधायक नहीं हमारा मुख्यमंत्री कहेंगे। एक दारू की बोतल में विधायक की बजाय सीधा मुख्यमंत्री कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, फिर नाम ले कहेंगे ऐसा हो। मैं आप 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ, आप मुझे क्यों वो कर रहे हैं? खैर चलिए दोस्तों वो जो उम्मीदवार महोदय थे वो भी नाराज़ हो गए। और एक मेरा एक गाड़ी का ये था शुरू में कि भाई चलो मेरा जो गाड़ी में नुकसान होगा वो भी वो पे करेंगे। तो गाड़ी में दोस्तों मेरा थोड़ा नुकसान हुआ, मैंने उनको कहा कि नेताजी नुकसान तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ना, ना, ना मैं नहीं मानता किसी चीज़ को, मैं नहीं दूँगा वो आपका नुकसान। चलो जी कोई बात नहीं। तो लास्ट में इलेक्शन 8 तारीख का था दोस्तों, जब ज़्यादा ही मेरे ऊपर वो आया तो मैंने कहा जी मैं एक काम करना है मैं 7 तारीख को अपना सर्वे दे दूँगा। 7 तारीख को आप लोग देख लेना, इलेक्शन से पहले। तो 7 तारीख को दोस्तों इसी भारत लिंक ग्लोबल पर आप भी देख लेना 7 तारीख की वीडियो। बादशाहपुर हल्के का जब मैंने सर्वेक्षण वो दिया अपनी तरफ से, रिज़ल्ट बताया तो मैंने ये कह दिया कि इस चुनाव को राव नरबीर जी जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। हालाँकि मैं राव नरबीर जी से नहीं मिला, आज तक नहीं मिला हूँ कभी भी। लेकिन जो फैक्ट होता है वो फैक्ट होता है। मैंने बोल दिया कि राव नरबीर जी जीतेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर रहेंगे ये वर्धन यादव जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर रहेंगे जो राकेश दौलताबाद थी उनकी मिसेज़। और वो एक दिन पहले भी डिस्कस हुआ था तो मैंने कहा था कि तो वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। वो बोले कैसे रहेंगे? राकेश दौलताबाद तो है ही नहीं, वो तो सरोगसी हार गए, उनकी मिसेज़ को कौन वोट देगा? तो मैंने कहा कि जी सिम्पैथी भी कोई चीज़ होती है और राकेश दौलताबाद ने कम से कम 15-20 साल तक इस हल्के में मेहनत की है और उसने अपनी फॉलोइंग बनाई है। एक तो वो फॉलोइंग है और एक उनके गाँव के आस-पास के गाँव के लोग हैं, उनको सिम्पैथी तो होगी ही होगी, तो वो इलेक्शन तो नहीं जीत सकते लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। तो मैंने यही बोल दिया अपने सर्वे में कि तीसरे नंबर पर रहेंगी राकेश दौलताबाद जी की मिसेज़।
और उसके बाद उनका मैंने चौथे नंबर पर नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा, मैंने ये कहा और मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। ये इलेक्शन से पहले दिन मैंने सर्वे करके ना यूट्यूब पर डाल दिया। दोस्तों वही हुआ जो मैंने एक वो गुड़िया साहब थे उनको बताया था कि इनको मिलेंगे 15,000 वोट। तो दोस्तों 14,936 वोट मिले उनको। आप रिजल्ट उठा के देख लें, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। 14,936 वोट हैं और उनमें से 10,000 उनकी है। और मैंने तो ये कहा था 5,000 वोट हैं आम आदमी पार्टी की पूरे बादशाहपुर हल्के में, वो 5,000 भी नहीं आई, 4,936 वोट थे। उस 4,936 में क्या पता 936 तो नेताजी की पर्सनल हो तो 4,000 ही वोट ही हुई। तो लेकिन दोस्तों मेरे से वो लोग सारे नाराज हो गए और बहुत ज्यादा नाराज हो गए और आज भी नाराज हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि निष्पक्ष पत्रकारिता का हमेशा नुकसान भी होता है और आज भी मैं नुकसान को झेल रहा हूँ। आज मेरे कमेंट पढ़ना आप लोग, राव इंद्रजीत जी के बारे में थोड़ा सा भी उनको ये लगता है कि नेगेटिव मैंने बोला है तो दिल भर भर के मेरे को गालियां देते हैं लोग। और सिर्फ राव इंद्रजीत जी क्यों, अगर मैं भूपेंद्र हुड्डा जी के वो बता देता हूँ, परिस्थितियां बता देता हूँ, ये कद्दावर नेता है, तो कुमारी शैलजा जी के हैं, रणबीर सुरजेवाला जी के हैं, वो मेरे को गालियां देते हैं कि तेरे को क्या पता, हुड्डा तो खत्म हो गया, ये हो गया। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो इसका पद है सीएलपी का वो भी भूपेंद्र हुड्डा के पास रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी भूपेंद्र हुड्डा का ही आदमी है, चाहे वो राव दान सिंह को बनाए, चाहे राज बब्बर जी को बनाए, किसी को भी बनाए। और जो यूथ का प्रेसिडेंट का वो तो जो गुड़गांव से निश्चित कटारिया वो तो दीपेंद्र हुड्डा के उसमें है, उन्होंने ही उनको जितवाया। तो जितने भी पद हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो और वो भूपेंद्र हुड्डा के गुट के ही मिलेंगे। लेकिन इस मैं जब भी ये कह देता हूँ लोग मुझे ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं, लेकिन चलिए दोस्तों उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि मैं ये गलती कर रहा हूँ कि हमारे जो जाट कम्युनिटी के जो सबसे पूजनीय लगा लिए, कुछ भी लगा लिए, उन्होंने जो डायलॉग कहा था कि जाट बावले एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन ने पहचान ले, शायद मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। तो ये मेरी अपनी कमी है दोस्तों, किसी और की कमी नहीं है। और जो समर्थक होते हैं नेताजी के, जब उनको ये लगता है कि हमारे नेताजी के खिलाफ कोई बात कही जा रही है, वो तो दोस्तों कहेंगे ही कहेंगे। तो मैं इन चीजों को कभी नेगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव वे में लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आलोचना सुनना एक पॉजिटिव सिंबल है और उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है और अच्छी बात है। जो भी बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आलोचना करिए लेकिन मर्यादा में रह के, मर्यादित। जब भी आप मर्यादा भंग करेंगे मैं ब्लॉक कर दूंगा हमेशा के लिए। कोई भी वो आदमी जो मर्यादा इन लैंग्वेज का वो करता है वो दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आलोचना करिए, आलोचना मैं पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, अगर वो काम की होगी तो वास्तव में मैं उसको फॉलो भी करूंगा, लेकिन मर्यादाहीन आलोचना नहीं। दोस्तों यही आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूँ और आज के लिए इतना ही। आपने ये इतना लंबा मेरा ये वीडियो सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें, मैं ठीक हूँ तो भी और गलत हूँ तो भी। और चलते चलते दोस्तों एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये इतना लंबा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।